नमस्कार। आज की इस तेज ऑनलाइन दुनिया में बहुत सी आवाजें हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। चारों तरफ से जानकारी आ रही है। खासकर वो जो राजनीति या समाज पर अपनी राय रखती हैं। इनको सुनना तो आसान है, पर इनकी बातों को परखना, मतलब आलोचनात्मक ढंग से देखना, ये क्यों इतना जरूरी हो गया है आजकल? देखिए, सवाल बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि इतनी सारी जानकारी है और उसमें सच क्या है, विश्लेषण क्या है और कौन सा महज एक नज़रिया है, इसमें फ़र्क करना कई बार मुश्किल हो जाता है। और इन प्रभावशाली आवाज़ों का असर भी तो देखिए कितना गहरा होता है। सही कहा। और इसी माहौल में आज हम यूट्यूबर ध्रुव राठी से जुड़े कुछ कह सकते हैं विवादों और आलोचनाओं पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। काफी चर्चा में रहा है ये सब। हाँ, बिल्कुल। और ये शुरू करने से पहले साफ कर देना ज़रूरी है कि हमारी ये जो बातचीत है, ये पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से जो जानकारी मौजूद है, जैसे कोई लेख छपे हैं या फैक्ट चेक रिपोर्ट्स हैं, कुछ कानूनी दस्तावेज़ों का भी जिक्र है और लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आई हैं ऑनलाइन, उन्हीं पर आधारित है। हाँ, मतलब हमारा इरादा किसी पर कोई फैसला सुनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस जो आलोचनाएं सामने आई हैं वो क्या हैं, उनका मतलब क्या है, ये समझने की कोशिश है। सही। तो मकसद ये है कि इन आलोचनाओं के बहाने हम ये समझें कि ऑनलाइन जानकारी, खासकर जब वो राजनीति या समाज से जुड़ी हो, तो उसे कैसे देखा परखा जाए। बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जो आलोचनाएं हैं उनके मुख्य पहलू एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा सुनने में आने वाला आरोप है पक्षपात का। हाँ, एक तरफा होने का आरोप। हाँ, कि उनका जो कंटेंट है वो अक्सर सत्ताधारी पार्टी मतलब बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ रहता है और उसमें एक लेफ्ट वामपंथी झुकाव दिखता है, ऐसा आलोचक कहते हैं। हाँ, ये एक आम आलोचना है। मतलब कई टिप्पणीकारों पर ये लगती है और स्रोतों में ये बात आती है कि कुछ दर्शकों ने ऐसा महसूस किया कि उन्होंने जितने भी वीडियो देखे उनमें सीधे या घुमा फिराकर मोदी या बीजेपी सरकार की आलोचना ही मिली। अच्छा। और सकारात्मक पहलू वो शायद ही कभी दिखाए गए हों। हिंदी वाले जो स्रोत हैं उनमें तो ये बात और जोर देकर कही गई है कि भाई सिर्फ नेगेटिव चीजों पर ही फोकस रहता है, अच्छी बातें नजरअंदाज हो जाती हैं। और कुछ वीडियो टाइटल्स का भी जिक्र है, जैसे हाउ मोदी फूल्ड इंडियंस। अब इस तरह के शीर्षक वो ध्यान तो खींचते हैं, पर क्या ये निष्पक्ष विश्लेषण की बजाय एक खास तरह की भावना जगाने की कोशिश लगते हैं? देखिए, यहीं पर वो विश्वसनीयता वाला सवाल खड़ा हो जाता है। हाँ। है ना? जब कंटेंट पर ये आरोप लगे कि वो एक तरफा है, चाहे वो किसी भी तरफ झुका हो, तो दर्शक सोचने लगते हैं कि क्या उन्हें पूरी तस्वीर मिल भी रही है या नहीं। तो ये जो कथित पक्षपात है, ये कंटेंट की साख को, उसकी क्रेडिबिलिटी को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है। इसीलिए खासकर जब आप राजनीतिक विश्लेषण देख सुन रहे हो, तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि भाई जो नजरिया पेश किया जा रहा है वो क्या है, और दावों की पुष्टि अलग अलग स्रोतों से करना तो हमेशा एक अच्छी आदत है। आपने कहा कि ये एक आम आलोचना है, तो क्या ये आज की मीडिया माहौल को भी दिखाता है, जहां शायद हम दर्शक भी वही सुनना ज्यादा पसंद करते हैं जो हमारी सोच से मिलता हो? हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प पहलू है। आजकल इतना ध्रुवीकरण है कि लोग अक्सर उसी कंटेंट की तरफ खिंचते हैं जो उनके अपने विचारों को पक्का करता हो। हाँ, इको चैम्बर वाली बात। बिल्कुल। लेकिन साथ ही जो लोग जानकारी दे रहे हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि वो तथ्यों को जहां तक हो सके निष्पक्ष रूप से पेश करें, भले ही उनका अपना विश्लेषण किसी एक नजरिए से हो। अंग्रेजी स्रोत में एक ब्लॉग पोस्ट का जिक्र आया था जिसका टाइटल था 20 फेक क्लेम्स ऑफ द सो कॉल्ड न्यूट्रल यूट्यूबर ध्रुव राठी। अब ये दिखाता है कि उनके तटस्थ या न्यूट्रल होने के दावे पर भी सवाल उठ रहे हैं और आरोप लग रहे हैं कि वो भ्रामक नैरेटिव पेश करते हैं। अच्छा, तो ये पूरी स्थिति ये दिखाती है कि विचारों वाले कंटेंट में निष्पक्षता को पहचानना और उसकी उम्मीद करना ये कितना मुश्किल हो सकता है। तो ये पक्षपात के आरोपों से आगे बढ़ते हैं। सटीकता और गलत जानकारी मतलब फैक्ट से जुड़े मुद्दे भी सामने आए हैं। यहाँ कुछ ठोस उदाहरण मिलते हैं। हाँ, एक मामला था वो एक ऑडियो क्लिप का जो वायरल हुआ था। उसमें कथित तौर पर ध्रुव राठी और राजनेता स्वाति मालीवाल के बीच बातचीत सुनाई दे रही थी। उसने तो काफी हंगामा मचाया था। हाँ, मुझे याद है। लेकिन फिर उसकी जांच में क्या निकला? फैक्ट चेक रिपोर्ट्स आई और उन्होंने पुष्टि की कि वो ऑडियो क्लिप दरअसल एआई से बनाई गई थी, मतलब नकली थी, फेक थी। अच्छा। हाँ। हालांकि ये ध्यान रखना होगा कि ध्रुव राठी ने उसे बनाया नहीं था,
पर ये घटना ये दिखाती है कि उनके नाम का इस्तेमाल करके या उनके इर्द गिर्द गलत सूचना फैलाना कितना आसान हो सकता है। हाँ, ये डीप फेक और एआई का जमाना है, तो ये चुनौती तो है, बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा वो जो 20 फेक क्लेम्स वाला ब्लॉग आपने बताया, उसमें भी कई दावे हैं जिन पर गलत या भ्रामक होने का आरोप है, जैसे भारत के तानाशाही बनने का दावा या किसी जमीन बिक्री से जुड़ी जानकारी को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप। हाँ, अब इन दावों की सच्चाई पर तो देखिए बहस हो सकती है, कौन सही है कौन गलत, लेकिन ये आरोप अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कंटेंट की तथ्यात्मक सटीकता पर, फैक्चुअल एक्यूरेसी पर सवाल उठाते हैं। और फिर एक कानूनी मामला भी था ना, बीजेपी नेता सुरेश नाखुआ ने मानहानि का केस किया था। हाँ, मानहानि यानी डेफेमेशन, किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का आरोप। उनका आरोप क्या था असल में? आरोप ये था कि ध्रुव राठी ने अपने एक वीडियो में उन्हें हिंसक और अपमानजनक ट्रोल कहा था, और इस मामले में दिल्ली की एक अदालत ने ध्रुव राठी को समन भी जारी किया था, मतलब कोर्ट में पेश होने का आदेश। तो ये सब जो घटनाएं हैं, फैक्ट चेक, दावे, कानूनी मामले, इनके मायने क्या हैं, खासकर जब कोई कंटेंट क्रिएटर जो खुद को फैक्ट चेकर या जानकारी देने वाला बता रहा हो, उसके कंटेंट पर ऐसे सवाल उठें? देखिए, इसके कई गंभीर मायने निकलते हैं। पहला तो ये कि कंटेंट कितना सही है और उसे जांचने परखने की प्रक्रिया क्या है, इस पर सवाल खड़े होते हैं। क्या जानकारी पब्लिश करने से पहले उसे ठीक से वेरीफाई किया जाता है? दूसरा, ये कानूनी जिम्मेदारियों को भी सामने लाता है, जैसे कि मानहानि के मामले दिखाते हैं। और तीसरा, ये हिंदी स्रोत का एक अहम पॉइंट है कि कुछ मामलों में जब फैक्ट चेक में कोई दावा गलत साबित हुआ तो संबंधित क्लिप्स को हटा तो दिया गया, लेकिन बिना किसी सार्वजनिक स्पष्टीकरण या माफी के। तो आलोचक कहते हैं कि ये रवैया पारदर्शिता की कमी दिखाता है और शायद ये इशारा करता है कि मकसद सिर्फ सच दिखाना नहीं बल्कि कुछ और है। अच्छा, तो ये सारी बातें हमें, मतलब दर्शकों को याद दिलाती हैं कि भाई किसी भी स्रोत से जानकारी मिले उसका अपने लेवल पर सत्यापन करना कितना जरूरी है। हाँ, ये तो है। अब सटीकता के साथ साथ संवेदनशीलता का मुद्दा भी जुड़ा है, खासकर जब कानूनी पहलू भी हों। यहाँ भी कुछ उदाहरण है शायद। हाँ, एक मामला कोलकाता के एक बहुत ही संवेदनशील रेप मर्डर केस से जुड़ा है। आरोप ये लगा कि ध्रुव राठी ने उस मामले में पीड़िता के नाम वाले हैशटैग का इस्तेमाल किया था। ओहो, और उसमें क्या दिक्कत थी? देखिए, भारतीय कानून ये कहता है कि यौन हिंसा के जो पीड़ित हैं उनकी पहचान जाहिर नहीं करनी चाहिए ताकि उनकी प्राइवेसी और डिग्निटी बनी रहे। हाँ, ये तो नियम है। तो आलोचकों ने फौरन इस पर आपत्ति जताई कि भाई इतने बड़े पैमाने पर पहुंच रखने वाले व्यक्ति से इस कानूनी प्रावधान का उल्लंघन होना ये गंभीर चूक है, भले ही अनजाने में हुई हो। ये दिखाता है कि जब आप संवेदनशील विषयों पर बात करते हैं तो कितनी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। सही बात है। एक और कानूनी मामला महाराष्ट्र से जुड़ा था, जहां एक पैरोडी अकाउंट पर कार्रवाई हुई। हाँ, सही। एक सोशल मीडिया अकाउंट था जो खुद को ध्रुव राठी का पैरोडी बताता था। उसने उस समय के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी के बारे में कोई फर्जी या भ्रामक मैसेज पोस्ट कर दिया। पैरोडी अकाउंट ने? हाँ, हालांकि अकाउंट ने दावा किया कि वो पैरोडी है, फिर भी महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने उस पर मानहानि और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। आईटी एक्ट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो ऑनलाइन कंटेंट से जुड़े अपराधों को देखता है। ये पैरोडी वाला मामला तो थोड़ा उलझावा लगता है। बिल्कुल, और ये घटनाएं ना कई जरूरी सवाल खड़े करती हैं। पहला, कि जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनकी जिम्मेदारी कहाँ तक है, खासकर जब उनके नाम का इस्तेमाल भले ही पैरोडी में हो, गलत जानकारी फैलाने के लिए किया जाए। दूसरा, संवेदनशील विषय जैसे किसी की निजी जिंदगी या पीड़ितों के अधिकार, इन पर टिप्पणी करते समय क्या सीमाएं होनी चाहिए। तीसरा, पैरोडी और किसी का प्रतिरूपण करना, मतलब इम्पर्सनेशन, इसके बीच की कानूनी लकीर कहाँ है। हाँ, ये बारीक फर्क है। और चौथा, ऑनलाइन कंटेंट के लिए कानूनी जवाबदेही कैसे तय हो। हिंदी स्रोत की एक टिप्पणी यहाँ याद आती है कि कंटेंट कई बार मर्यादा और कानून की सीमा पार कर देता है। तो ये दिखाता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और जिम्मेदारी के बीच संतुलन साधना कितना नाजुक और कितना जरूरी है। अब एक और पहलू पर आते हैं, जी। जो विरोधी विचार हैं, उनको कथित तौर पर दबाने और पारदर्शिता की कमी के आरोप, ये भी कुछ स्रोतों में सामने आए हैं। हाँ, एक और जाने माने इन्फ्लुएंसर है एल्विश यादव।
उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ध्रुव राठी की आलोचना करते हुए कुछ दावे किए थे। क्या दावे थे? उनका आरोप था कि ध्रुव राठी आलोचना करने वालों को ब्लॉक कर देते हैं, उनके कंटेंट को हटाने के लिए मास रिपोर्टिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं और अपने कमेंट सेक्शन से जो विरोधी या असहमत टिप्पणियां होती हैं उनको चुन चुनकर छिपाते हैं या डिलीट कर देते हैं। अच्छा। इसके अलावा क्या वित्तीय पहलू पर भी सवाल थे? हाँ, एल्विश यादव और कुछ दूसरे आलोचकों ने उनकी फंडिंग और वित्तीय प्रेरणा पर भी सवाल उठाए, जैसे कि क्या उन्हें कोई खास स्पॉन्सरशिप मिलती है या किसी विदेशी संस्था से कोई सहयोग मिलता है जो उनके कंटेंट के नजरिए को प्रभावित कर सकता हो। सोशल मीडिया पर भी इस तरह की बातें देखने को मिली, जैसे एक पोस्ट में तंज था कि आलोचना का ओवरडोज एक बीमारी का लक्षण है। तो इन आरोपों का विश्लेषण कैसे करें? मतलब ये साबित करना तो बड़ा मुश्किल हो सकता है। ये बिल्कुल सच है, ये साबित करना मुश्किल है और ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये आलोचकों द्वारा लगाए गए आरोप हैं जिन्हें बड़े पैमाने पर सिद्ध नहीं किया गया है। हाँ, ये जरूरी है। लेकिन ये आरोप दो महत्वपूर्ण मुद्दे जरूर उठाते हैं। पहला, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए अपनी फंडिंग और किसी भी तरह के सहयोग के बारे में पारदर्शी होना कितना जरूरी है ताकि दर्शक समझ सके कि कहीं कोई संभावित पूर्वाग्रह तो नहीं है। सही। और दूसरा, एक स्वस्थ सार्वजनिक बहस के लिए असहमति और आलोचना सहित खुली बातचीत को बढ़ावा देना कितना जरूरी है। भले ही किसी क्रिएटर के लिए नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना मुश्किल हो, लेकिन विचारों के खुले आदान प्रदान को रोकने के आरोप लगना ये उसकी विश्वसनीयता पर असर डाल सकता है। पारदर्शिता की बात से आगे बढ़ते हैं। एक और विवाद था जो धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता से जुड़ा था। वो उनके सिखों का उदय, राइज ऑफ सिक्स वाले वीडियो को लेकर हुआ था ना? हाँ, वो एक अहम मामला था। उस वीडियो में सिख इतिहास पर बात की गई थी, लेकिन उसमें सिख गुरुओं को दिखाने के लिए AI जेनरेटेड, मतलब कृत्रिम रूप से बनाई गई तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया था। और उसमें क्या आपत्ति थी लोगों को? देखिए, सिख धर्म की जो मान्यताएं और सिद्धांत हैं, उनके मुताबिक सिख गुरुओं का किसी भी तरह का विजुअल चित्रण, चाहे वो पेंटिंग हो या तस्वीर, वो वर्जित माना जाता है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, तो जब वीडियो में AI से बनी तस्वीरें इस्तेमाल हुई तो सिख समुदाय में, खासकर पंजाब में, इसका कड़ा विरोध हुआ। कई सिख संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई और हिंदी स्रोत के अनुसार कुछ हिंदू संगठनों ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी थी। तो फिर उस वीडियो का क्या हुआ? हटा दिया गया? हाँ, बढ़ते विरोध और आपत्तियों के बाद उस वीडियो को हटा लिया गया। ये घटना इस बात पर जोर देती है कि जब आप धार्मिक या सांस्कृतिक विषयों पर कंटेंट बना रहे हो तो बहुत ज्यादा सावधानी और सम्मान की भावना जरूरी है। भले ही आपका इरादा एजुकेशनल हो, जानकारी देना हो, लेकिन अगर सांस्कृतिक या धार्मिक मान्यताओं और संवेदनाओं का ध्यान नहीं रखा गया तो अनजाने में भी अनादर हो सकता है। हाँ, सही है। हिंदी स्रोत में इस स्थिति को धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कहा गया है, जो दिखाता है कि इसे कितनी गंभीरता से लिया गया है। और इससे क्रिएटर की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ सकते हैं कि क्या वो अलग अलग समुदायों की संवेदनाओं को समझते भी हैं या नहीं। और अंत में एक और महत्वपूर्ण आलोचना जो खास तौर पर हिंदी भाषा के स्रोतों में ज्यादा दिखती है, वो है भारत और हिंदू समाज के प्रति एक नकारात्मक नैरेटिव बनाने का आरोप। हाँ, ये एक वैचारिक आलोचना है, आइडियोलॉजिकल क्रिटिसिज्म। सही है। हिंदी स्रोत ये दावा करते हैं कि उनके वीडियोस में अक्सर हिंदू राष्ट्रवाद को एक खतरनाक विचारधारा के तौर पर दिखाया जाता है। अच्छा। इंडिया टर्निंग इनटू डिक्टेटरशिप जैसे टाइटल्स इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई गई है। कहा गया है कि इस तरह के शीर्षक देश के बारे में एक नेगेटिव धारणा बनाते हैं, खासकर अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के बीच। और इसका नतीजा क्या बताया गया है? मतलब इस तरह के नैरेटिव का असर क्या होता है आलोचकों के अनुसार? आलोचकों का कहना है कि इस तरह के कंटेंट से विदेशी मंचों पर भारत की छवि खराब होती है और देश के अंदर भी एक खास समुदाय के प्रति नकारात्मकता फैल सकती है, और इसी वजह से उन पर हिंदू विरोधी होने और भारत को बदनाम करने, इंडिया डिफेमिंग जैसे गंभीर आरोप लगते हैं। कुछ आलोचक तो उन्हें प्रोपोगेंडा क्रिएटर तक कहते हैं। ये तो काफी गंभीर आरोप है। निश्चित रूप से। यहाँ यह समझना जरूरी है कि किसी कंटेंट को कैसे पेश किया जाता है और अलग-अलग दर्शक उसे कैसे समझते हैं। जो एक नजरिए से आलोचनात्मक विश्लेषण हो सकता है, वही दूसरे के लिए पक्षपातपूर्ण हमला लग सकता है। हाँ, ये तो है। हमारा काम यहाँ इन आरोपों और उनके पीछे दिए गए तर्कों को रिपोर्ट करना है, ना कि उन पर कोई फैसला सुनाना।
ये आलोचनाएं दिखाती हैं कि कैसे राजनीतिक और सामाजिक टिप्पणी गहरे वैचारिक मतभेदों को सामने ला सकती है और कैसे कंटेंट बनाने वालों पर नैरेटिव गढ़ने के आरोप लग सकते हैं, जिसका असर देश में और विदेश में दोनों जगह महसूस किया जा सकता है। तो अगर हम इन सारी आलोचनाओं का एक निचोड़ निकालें तो मुख्य मुद्दे क्या उभर रहे हैं? एक तो हुआ कथित पक्षपात, जिससे आलोचक एंटी बीजेपी, एंटी मोदी, यहां तक कि एंटी हिंदू भी कह रहे हैं। दूसरा, फैक्ट्स की सटीकता और गलत जानकारी से जुड़े विवाद। तीसरा, कानूनी और संवेदनशीलता की जो सीमाएं हैं उन्हें लांघने के आरोप, जैसे वो पीड़ित की पहचान वाला मामला या मानहानि के केस। हाँ। चौथा, विरोधी आवाजों को कथित तौर पर दबाना और पारदर्शिता की कमी के आरोप। और पांचवा, धार्मिक सांस्कृतिक संवेदनाओं का ध्यान न रखने के उदाहरण, जैसे वो सिख गुरुओं की चित्रण वाला मामला। और स्रोत यही बताते हैं कि इन्हीं सब वजहों से आलोचक उन्हें एंटी मोदी, एंटी हिंदू या प्रोपेगेंडा क्रिएटर जैसे लेबल देते हैं। आपने बिल्कुल सही तरीके से इसे समेटा है। ये सारी आलोचनाएं मिलकर एक बहुत ही जटिल तस्वीर पेश करती हैं, और इनसे जो बड़ा सबक हमें मिलता है वो दरअसल ऑनलाइन दुनिया में जानकारी को हम कैसे लेते हैं उससे जुड़ा है। हाँ। हमें किसी भी स्रोत से मिली जानकारी, खासकर जो प्रभावशाली व्यक्तियों या संस्थाओं से आ रही हो, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना सीखना होगा, मतलब क्रिटिकली देखना होगा। कैसे? मतलब क्या क्या देखें? देखना होगा कि जानकारी आ कहाँ से रही है, क्या उसमें कोई झुकाव है, क्या तथ्यों की पुष्टि की गई है, और क्या समय के साथ कोई सुधार या कोई स्पष्टीकरण जारी किया गया है। और ये सिर्फ राजनीतिक कंटेंट के लिए ही नहीं, हर तरह की जानकारी के लिए जरूरी है। सही बात है। जैसा कि स्रोत भी साफ करते हैं, ये सारे निष्कर्ष ध्रुव राठी के कंटेंट और उस पर जो सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं आईं उन्हीं के विश्लेषण पर आधारित हैं। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम ऑनलाइन जानकारी को कैसे लेते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं और फिर अपनी राय कैसे बनाते हैं। हाँ, और इसी नोट पर मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूँगी। आज के इस दौर में जहाँ जानकारी अक्सर बंटी हुई होती है, ध्रुवीकृत होती है और शक्तिशाली ऑनलाइन आवाज़ें नैरेटिव बनाने की ताकत रखती हैं, ऐसे में कोई व्यक्ति सिर्फ शोर में खोए बिना वास्तव में एक सूचित, एक बैलेंस्ड नज़रिया कैसे विकसित कर सकता है? क्या केवल अलग-अलग दावों की फैक्ट चेकिंग कर लेना काफ़ी है? शायद नहीं। या हमें इससे आगे जाकर उन तरीकों के बारे में सोचना होगा जो हमें जटिल नैरेटिव्स की परतों को खोलने में मदद करें, उनमें छिपे पूर्वाग्रहों को पहचानने में मदद करें और अलग-अलग दृष्टिकोणों को समझने में मदद करें, वो भी बिना किसी एक विचार समूह या इको चैम्बर में फंसें। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को गहराई से सोचने की जरूरत है।